देखो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 7th क्लास में सेशन नंबर 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, सेशन नंबर जो 8 है आपका, वो मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया जो होती है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 8 है 7th क्लास में, हमारी पर्यावरण की किताब है आपकी भूगोल, उसके अंदर। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल उदाहरण दिए गए हैं कि रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वो वन्य जीव फोटोग्राफर थे। उसके चाचा क्या थे? रेणुका के वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र में रेणुका को रुचि वन्य जीव और वनों को जानने की थी। रेणुका को जो रुचि थी वो किसके बारे में थी? एक तो वन्य जीव, वनों में कौन कौन से जीव रहते हैं और वनों के बारे में जानने के लिए उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा रुचि थी उसकी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों को उसको परिचय कराया, दुरस्त भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। वहाँ के लोगों की जब उसके चाचा ने उसको तस्वीरें बताई और वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जब बताया तो उसको बहुत ज़्यादा वो आकर्षित हुई। रेणुका इन तस्वीरों में कुछ विश्व के प्रमुख भागों के लोगों को देख सकती थी। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान के थे, उसमें कुछ लोगों की जो तस्वीरें थी वो कुछ शुष्क रेगिस्तान की थी, कुछ बर्फीले प्रदेशों में रहने वालों की थी, कुछ गर्म नम वर्षा वनों की थी। वे मुझे कितना अच्छा लगता था, रेणुका ने कहा। वो देखने के लिए भले अलग अलग, उनके लिए जो उसने देखा भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मुख्य मूल आवश्यकता हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा कि उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते नहीं, फिर भी समझौते कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं। वन्य जीवन शुरुआत प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वो हमेशा प्रकृति के करीब रहते हैं। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्रित करना, वो सब कुछ ये सारी बातें सीख जाते हैं। तो ये जो बात हुई है, ये रेणुका और उसके जो चाचा हैं उनके बारे में ये वन्य जीवों को लेकर, और वहाँ जो जीव जंतु है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन, ये सारी चीज़ों के बारे में वो बातचीत कर रहे थे। उसके बाद देखिए आप, अमेजन जो नदी है, अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन नदी के आसपास जो है, जो मैदान है, टॉपिक है आपका अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन नदी के जो मैदान हैं उनमें कैसा जीवन है, उसके बारे में इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे। तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले आप देखिए कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री और उत्तर से 10 दक्षिण के मध्य भाग में भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। मतलब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को ही भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी के इस प्रदेश से होकर बहती है। अमेजन नदी भी इन प्रदेशों से होकर ही बहती है। पश्चिमी पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में पहुंच जाती है। जिन स्थानों पर नदी के अन्य जलराशि में मिलती है उन्हें हम मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। अमेजन जो नदी है उसमें बहुत सारी जो उसकी सहायक नदियां हैं
उसमें मिलकर एक अमेजन बेसिन, अमेजन मैदान जो है उसका निर्माण करती है। ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित रहती है। अब आप देखिए आगे यहाँ की जलवायु कैसी है। अगला जो टॉपिक है अमेजन नदी की जो जीवन है, यहाँ की जलवायु कैसी है। यहाँ की जलवायु के बारे में देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। जैसा कि आप जाने अमेजन बेसिन का मतलब समझिए होंगे मैदान। तो ये अमेजन बेसिन जो भूमध्य रेखा के आसपास पूरा फैला हुआ है, वो पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म और नम जलवायु रहती है, क्योंकि पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म जलवायु और नम जलवायु रहती है। यहाँ के मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। यहाँ शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, जैसे अपने यहाँ बारिश के मौसम में रहती है ना, हल्की हल्की वो उष्म भरा मौसम, उष्म जलवायु रहती है यहाँ हमेशा। इस प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ऐसे प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और यहाँ भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता के अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी, मतलब नमी तो वैसी ही बनी रहती है। भले तापमान थोड़ा कम हो जाएगा, पर जैसे अपने बारिश के मौसम में जैसे जून जुलाई के महीनों में अपने यहाँ जो उष्ण पड़ती है ना, वो जो आर्द्रता बनी रहती है, यहाँ इन प्रदेशों में वो हमेशा बनी रहती है। अब देखिए यहाँ वर्षा वन, अगला जो टॉपिक है आपका वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वन हो जाती है। यहाँ क्योंकि हमेशा हर दिन बारिश होती है, तो वहाँ पर सघन वन देखने को आपको मिलेंगे। वन इतने सघन होते हैं, मतलब इतने गहरे, इतने वन होते हैं कि इनकी पत्तियाँ शाखाओं से छत सी बन जाती है। इनकी जो पत्तियाँ हैं इतनी हरी भरी और इतनी मिल जाती है कि पेड़ एक छत जैसा लगने लग जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अगर इतने सघन वन देखने को मिलेंगे, ऐसे पेड़ मिलेंगे, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है तो वो नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाता है इन पेड़ों की वजह से। ये जो पेड़ है तो सूर्य का प्रकाश इन पेड़ों को जैसे धरातल तक भी नहीं पहुंच पाता है, इतने सघन, इतने पत्तियां दार हो जाते हैं। आगे देखिए आप, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित तथा नम बनी रहती है, केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिससे छाया बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। उन वृक्षों के नाम है ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वनों में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वो भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले पक्षी भी भारत में पाए जाते हैं। सामान्यतः पक्षियों भिन्न होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में बंदर, स्लोथ, चींटी खाने वाली टेपीर, ये सांप, सरीसृप विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा जो आपने सुना होगा, एनाकोंडा का नाम, जो सबसे लंबा सांप है, विश्व का सबसे लंबा सांप एनाकोंडा, वो अमेजन की नदियों के जो सघन वन क्षेत्र है उन्हीं नदियों में और उन्हीं क्षेत्रों में एनाकोंडा जो सांप है, इस सबसे विश्व का सबसे लंबा सांप है एनाकोंडा। तो यही वहाँ उन नदियों के क्षेत्रों में, ये उन वन क्षेत्रों में ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े, इन प्राणियों के बाद भी यहाँ पर हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। इस बेसिन में, अमेजन नदी का जो बेसिन है उसमें निवास करते हैं। मांस खाने वाले
पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियाँ भी विभिन्न प्रजाति की अमेजन नदी में पाई जाती है। अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। उसके बाद देखिए आप वर्षा वन के निवासी। वर्षा वन के निवासी यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने लिए भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। यहाँ के जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं। यहाँ के जो पुरुष है वो नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है और मुख्यतः टेपियोका, अनाज, शकंद और ऐसी फसलें के नाम से यहाँ पर उगाते हैं। अमेजन नदी का जो बेसिन है उसमें देखिए आप कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है, किस किस प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। महिलाओं को लिए फसलों का ध्यान रखना, और ये यहाँ पे टेपियोका, अनानास, शकरकंद भी उगाते हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है। तो ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई गई साग सब्जियों अपने परिवार का भरण पोषण करती है। अगर कभी कभी मछलियों को नहीं पकड़ में आती है तो इनसे अपने परिवार का भरण पोषण करती है। कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मेरियोक है, जिसे करसाव भी कहते हैं। यहाँ पर आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी अन्नकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नगद फसलें भी यहाँ उगाई जाती है। उसके बाद ये कि आप अमेजन बेसिन के जो लोग हैं उनका भी जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। कि पहले का तो ये जीवन था कि वहाँ पर मछलियों को पकड़ना, थोड़ी बहुत फसल उगाना, जिनसे अपन का परिवार का भरण पोषण करना। उसके बाद कहा गया है कि वहाँ का जीवन भी धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वहाँ अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। पुराने समय में तो नदी ही एकमात्र ऐसा उपाय था जिससे आप अंदर पहुँच सकते। पर 1970 में ट्रांस अमेजन मार्ग बनने के वर्षा वन में सभी भागों में पहुँचाना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों का, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी उस क्षेत्र के बाहर निकलकर नए क्षेत्रों को बसना, जहाँ की पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। अगर धीरे धीरे ऐसे ही वनों को बर्बाद होते रहे तो धीरे धीरे एक दिन सारी भूमि बंजर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बंजर। तो जहाँ तक अपन ने इसका अध्ययन किया है आप उसका घर पर अध्ययन करें। जो अमेजन नदी का जो बेसिन है उसके बारे में अपन इस लेसन में बात कर रहे हैं। तो आप इसका जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप उसका घर पर अध्ययन करें। धन्यवाद।